जब हम मध्यकालीन भारत के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, राजा महाराजा और साम्राज्यों का बनना बिगड़ना। लेकिन कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। चलिए आज भारतीय इतिहास के उस 1000 साल के दौर में चलते हैं जिसे अक्सर ठीक से समझा नहीं गया। अक्सर किताबों में इस दौर को एक डार्क एज या अंधकार युग कह दिया जाता है। मतलब एक ऐसा दौर जहां बस अराजकता थी, कोई तरक्की नहीं हुई। लेकिन क्या ये सच है या फिर इस तथाकथित अंधेरे में एक बिल्कुल नया, एक धड़कता हुआ भारत आकार ले रहा था? यही सवाल आज के हमारे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। और देखिए, जाने माने इतिहासकार सतीश चंद्र अंधकार युग के इस आइडिया को सीधे सीधे चैलेंज करते हैं। उनका कहना है कि अगर हम सिर्फ राजाओं के आने जाने पर ध्यान देंगे तो हम उस असली कहानी को मिस कर देंगे जो पर्दे के पीछे चल रही थी। और वो कहानी थी विकास की, कल्चर की और एक बड़े बदलाव की। तो चलिए सबसे पहले इस अराजकता वाली बात को ही देखते हैं। ये दौर असल में किसी खालीपन का नहीं बल्कि जबरदस्त पावर स्ट्रगल का था। यहाँ बड़ी बड़ी महाशक्तियां आपस में टकरा रही थीं। जरा सोचिए, उत्तर भारत उस वक्त कोई खाली मैदान नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ा चेस बोर्ड था। और इस बोर्ड पर 3 बड़े खिलाड़ी थे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये तीनों ही उत्तर भारत पर कब्जे के लिए एक लंबी और जबरदस्त जंग लड़ रहे थे, जिसे इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। चलिए इन तीनों खिलाड़ियों को और करीब से देखते हैं। पूरब में थे पाल, जिनकी ताकत थी उनके हाथियों की विशाल सेना, समझिए आज की टैंक रेजिमेंट। पश्चिम में थे प्रतिहार, जिनके पास उस जमाने की बेस्ट घुड़सवारी सेना थी, एकदम तेज और फुर्तीली। और फिर दक्कन में थे राष्ट्रकूट, जो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पुल की तरह थे और वो इस खेल को किसी भी तरफ मोड़ सकते थे। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ उत्तर भारत की नहीं है। अगर हम थोड़ा दक्षिण की ओर देखें तो वहां समंदर की लहरों पर एक और महाशक्ति राज कर रही थी, चोल साम्राज्य। इनकी असली ताकत जमीन पर नहीं बल्कि इनकी जबरदस्त नेवी यानी नौसेना में थी, और यही बात इन्हें सबसे अलग बनाती थी। अच्छा, तो दूसरा मिथक ये है कि शायद उस दौर का भारत दुनिया से कटा हुआ था। क्या ये सच है? जी बिल्कुल नहीं। असल में ये उस वक्त के ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी सेंटर था। जरा सोच कर देखिए, भारत उस समय के लिए एक तरह का ग्लोबल अमेज़न था। एक तरफ यहाँ से मसाले, बेहतरीन कपड़े और हाथी दांत जैसी चीजें पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही थीं, तो दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया से बेहतरीन घोड़े और दुनिया के कोने कोने से सोना चांदी भारत आ रहा था। ये एक पूरी तरह से कनेक्टेड दुनिया थी। और चोलों की ताकत का अंदाजा बस इसी बात से लगाइए कि उन्होंने अपनी नेवी के दम पर बंगाल की खाड़ी को लगभग अपनी एक निजी झील बना लिया था। इसका मतलब ये था कि चीन तक जाने वाले सबसे मुनाफे वाले समुद्री रास्तों पर उनका पूरा कंट्रोल था। ये थी उस युग की इकोनॉमिक पावर। ठीक है, तो राजनीति में हलचल थी, व्यापार भी जोरों पर था, लेकिन समाज का क्या? क्या समाज में सब कुछ ठहरा हुआ था जैसा कि मान लिया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में सतह के नीचे भारतीय समाज एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा था। और इस पूरे बदलाव के सेंटर में एक नया शब्द आता है, सामंत। ये कौन थे? ये थे स्थानीय सरदार या मिलिट्री चीफ, जिन्हें राजा सैलरी की जगह जमीनें दे देते थे टैक्स वसूलने के लिए। तो हो क्या रहा था कि असली पावर धीरे धीरे राजा के दरबार से निकलकर इन स्थानीय सरदारों के हाथों में जा रही थी। अब ये सुनने में शायद यूरोप की फ्यूडलिज्म जैसा लगे, है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत बड़ा फर्क था। भारत में यूरोप की तरह सर्फडम यानी भूदासत्व की प्रथा नहीं थी। मतलब यहाँ के किसान जमीन से बंधे हुए गुलाम नहीं थे जैसा यूरोप में होता था। वो कहीं ज्यादा आजाद थे। और इससे सामाजिक उथल-पुथल के बीच उत्तर भारत में एक नए और ताकतवर वॉरियर क्लास का जन्म हुआ, राजपूत। अपने बहादुरी और आन बान शान के लिए मशहूर इस वर्ग ने आने वाली कई सदियों तक उत्तर भारत की राजनीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। और आखिर में बात करते हैं कल्चर की। क्या ये वाकई एक अंधकार युग था जहां कला और साहित्य मुरझा रहे थे? सच तो इसके ठीक उल्टा है। ये दौर एक जबरदस्त कल्चरल एक्सप्लोजन यानी एक सांस्कृतिक विस्फोट का समय था। ये कल्चरल एक्सप्लोजन सबसे शानदार तरीके से दिखता है मंदिरों में।
इस युग में मंदिर बनाने की कला अपने चरम पर पहुंच गई थी। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर, ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये उस दौर की इंजीनियरिंग, दौलत और आर्टिस्टिक जीनियस का एक जबरदस्त स्टेटमेंट है। और बात सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों की नहीं थी, मूर्तिकला में भी कमाल का काम हो रहा था। नटराज यानी नाचते हुए शिव की कांसे की मूर्तियां इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये मूर्तियां आज भी दुनिया भर के म्यूजियम्स की शान है और इन्हें भारतीय कला का मास्टरपीस माना जाता है। लेकिन शायद सबसे बड़ा बदलाव आ रहा था साहित्य में। ये सिर्फ संस्कृत का दौर नहीं था। तमिल, कन्नड़, तेलुगु, पूरे देश में क्षेत्रीय भाषाएं अपनी आवाज बुलंद कर रही थीं। कंबन की रामायण तमिल का गौरव बनी, तो कन्नड़ में पंपा, पूर्णा और रन्ना जैसे कवियों ने नए कीर्तिमान रचे। ये वो दौर था जब आज के भारत की भाषाई विविधता की नींव रखी जा रही थी। तो कुल मिलाकर अंधकार युग? बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा दौर था जब एक नए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक भारत की बुनियाद रखी जा रही थी। ये एक ट्रांजिशन का दौर था जिसने आज के भारतीय उपमहाद्वीप का मंच तैयार किया। तो अगली बार जब कोई भारत की क्षेत्रीय भाषाओं, इसकी कला या इसकी कॉम्प्लेक्स समाज की बात करे, तो ये याद रखने वाली बात है कि इन सब की जड़ें उसी 1000 साल के दौर में हैं जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाता है कि इस दौर की विरासत आज भी हमारी जिंदगी को कैसे आकार दे रही है।